नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलो, हम जो केंद्र सरकार, आज की जो हमारी 10th क्लास है उसमें केंद्र सरकार का टॉपिक अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने बताया था आपको कि 3 चीजें पढ़ेंगे हम। व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। मतलब 3 चीजों के बारे में हमने शुरू में अध्ययन किया था कि इन 3 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यही पढ़ा था। व्यवस्थापिका मतलब संसद, आपकी संसद और इसके साथ लोकसभा और राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं। ये तीनों का अध्ययन हम कर चुके हैं। संसद का भी, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, इनका तीनों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक चल रहा है वो है कार्यपालिका। ठीक है, चलो देखते हैं। कार्यपालिका, और इस कार्यपालिका में जो टॉपिक होगा अपना वो होगा राष्ट्रपति। कौन सा है भाई? राष्ट्रपति कार्यपालिका में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। सुनो क्या कह रहा है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। मतलब सारी शक्तियां कार्यपालिका शक्ति किसमें होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। इसके अलावा भारत में कार्यपालिका के 2 रूप बताए गए हैं। भारत में कार्यपालिका कितने रूप बताए गए हैं? 2 रूप। एक नाम मात्र की शक्तियां या नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक शक्तियां। अब विद्यार्थी एक चीज बता दूं, नाम मात्र का तो इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई। नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग तो कौन करता है? राष्ट्रपति। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री प्लस उसका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। हालांकि जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं एक बार, तो ये 2 गई। अब आप ये कहेंगे सर कार्यपालिका में आता कौन कौन है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सभी
कार्यपालिका में जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया नाममात्र, नाममात्र, वास्तविक, वास्तविक और यह भी लगभग वास्तविक। ये वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये कार्यपालिका में आते हैं और ऐसे ऐसे ये वास्तविक शक्तियों को। तो एक चीज तो ये हो गई। भारत में शासन व्यवस्था के दो रूप बताए गए हैं। एक संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अब देखो संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें एक बार के लिए। संसदीय शासन में मैं आपको अलग अलग समझा रहा हूं, एक बार इसको समझो। इसमें कार्यपालिका व्यवस्था पिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एक चीज, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह व्यवस्था जर्मनी, इटली, भारत आदि और भी बहुत सारे देश हैं, भारत में भी ये व्यवस्था है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब अपने जो भी कार्य हैं उत्तरदायी होती है। एक चीज, दूसरी शक्तियों का विभाजन रहता है। इसके अलावा इसमें क्या रहता है, शक्तियों का विभाजन रहता है। राज्य व सरकार, इसको आप राष्ट्र भी कह सकते हैं या इसको आप राष्ट्र शब्द का संबोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में राज्य, संवैधानिक जो भाषा है उसमें राज्य लिखा जाएगा। राज्य व सरकार के प्रमुख अलग अलग होते हैं। समझिए, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, शक्तियों का विभाजन रहता है, राज्य और सरकार के प्रमुख अलग अलग होते हैं, और व्यवस्था कहाँ कहाँ है, जर्मनी, इटली और भारत। अध्यक्षीय या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। किसमें? अध्यक्षात्मक में। संसदात्मक में होती है, अध्यक्षात्मक में नहीं होती। इसमें
शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। इसमें शक्तियों का क्या होता है भाई? केंद्रीकरण, मतलब शक्तियां एक जगह होती हैं। दूसरा राज्य, जिसको भी आपने राष्ट्र से भी बताया था मैंने ना, राज्य व सरकार का अध्यक्ष एक ही होता है। ठीक है, मतलब राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष, जैसे राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। लेकिन जैसे मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अमेरिका, ब्राजील, ये ऐसे देश हैं जहाँ प्रधानमंत्री होते ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति ही होते हैं। मतलब दोनों की शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में। अभी क्या बताया मैंने? केंद्रीकरण। और साथ में क्या बताया? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो एक चीज ये हो गई। तो साहब ये आपके राष्ट्रपति के बारे में आपने जान लिया। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति का टॉपिक क्या है। वह भारत का नागरिक हो। ये राष्ट्रपति पद की योग्यताएं पढ़ रहे हैं आप। उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं हो। वह लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो। वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। वह संविधान द्वारा तय सभी शर्तें पूरी करता हो। चलो साहब देखते हैं, एक बार योग्यताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति पद की, अब राष्ट्रपति कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो होता नहीं है, उसके लिए योग्यता भी वैसी ही होंगी जैसा पद होगा। ठीक है, ये तो है नहीं कि भाई। अभी एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वह भारत का नागरिक हो, मतलब भारत के बाहर का व्यक्ति तो राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता। और अगर बाय द वे बन भी सकता है, बनता भी है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। अब भारत की नागरिकता के अलग बिंदु है, वह लगातार 7 साल तक भारत में रहा हो और जिस देश से आया है वहाँ की नागरिकता समाप्त हो चुकी हो, भारत में यहाँ रह रहा हो, यहाँ का वो बासिंदा हो, यहाँ उसकी जगह हो, जमीन, वहाँ उसका किसी प्रकार का प्रॉपर्टी, बिजनेस, व्यापार नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी कई शर्तें हैं उसमें। तो एक तो मोस्टली ये बताया गया है कि भारत का नागरिक ही राष्ट्रपति होगा। एक बात, आयु की बात आ रही है बार बार। आयु 35 वर्ष से कम नहीं हो, अधिक होनी चाहिए। और छोटी सी उम्र का व्यक्ति राष्ट्रपति थोड़ी बन सकता है, और बन भी जाएगा तो उस पद की गरिमा, मान सम्मान कैसे बनाए रख सकता है वो। उसके लिए उसे एक निश्चित, एक परिपक्व आयु, अभी तक 35 साल का, 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का कोई राष्ट्रपति बना ही नहीं। इससे ऊपर की आयु के बनते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे राष्ट्रपति, ये तो है नहीं कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी फॉर्म भर ले। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति, पहली चीज तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति, मतलब संपूर्ण भारत की विधानसभा, विधानमंडल और पूरी संसद वो वोट डालती है। तो
कम से कम वो संसद और इतने राज्यों के जो विधानमंडल है वो जाने तो सही उस व्यक्ति को। ऐसे फॉर्म तो कोई भी 35 साल आयु प्राप्त व्यक्ति भर सकता है, लेकिन वो जाने तो सही। वो जब जानेंगे तभी तो उसको वोटिंग करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि इन पार्टियों के व्यक्ति जो जाने माने चेहरे होते हैं वही राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं और वही जीत दर्ज करते हैं। एक चीज तो ये हो गई। तो आयु की बात कर रहे थे अभी 35 साल। आपने दो आयु पहले और याद करी है, एक तो लोकसभा की कितनी है भाई 25 साल, एक आपने एक आयु और याद की होगी 30 साल, किसकी, राज्यसभा की। तो 3 आयु हो गई, याद रखना है। 25 वर्ष किसकी, लोकसभा की, 30 वर्ष किसकी, राज्यसभा की, और राष्ट्रपति कितनी है भाई 35 वर्ष। तो 3 आयु आपको याद रखनी है, 25, 30 और 35। राष्ट्रपति कितनी है 35। ध्यान रखें 25 वर्ष से कम नहीं हो, 30 वर्ष से कम नहीं हो, जैसे लोकसभा की 25 वर्ष से कम नहीं हो, राज्यसभा की 30 वर्ष से कम नहीं हो, और राष्ट्रपति की 35 वर्ष से कम नहीं हो। मतलब इनसे अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक सिस्टम, ऐसी एक व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा बनाई गई है। वह लोकसभा का सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा सदस्य की जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यताएं भी राष्ट्रपति में होनी चाहिए। वो सभी, अभी आप कहेंगे सर लोकसभा आके आपने पढ़ा है मेरे से, वह भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल या दिवालिया नहीं हो, और वह संविधान द्वारा तय शर्तें पूरी करता हो, ये योग्यताएं हैं। वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। अब जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति मान लो जैसे कोई अधिकारी है, तो वो राष्ट्रपति अगर रहेगा तो हम भी जानते हैं इस बात को कि वो अपने अधिकारी पद को संभालेगा या राष्ट्रपति पद को संभालेगा, किसी एक को संभालेगा। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उसे वो सब छोड़ने होंगे जो उन्होंने पहले जो पद प्राप्त कर रखे हैं, वो एक ही पद पर रहेंगे और वो रहेगा राष्ट्रपति, और संविधान द्वारा तय शर्तें पूरी करता हो। ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, पहली चीज तो यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विद्यार्थी दो सिस्टम हो गए, एक तो प्रत्यक्ष और एक हो गया अप्रत्यक्ष। अब ये दोनों ही आपको समझनी जरूरी है। जैसे जनता और जनता, समझो इसको। यहां ये पद जो है वो है प्रधानमंत्री का, ठीक है, एमपी का। एमपी खुद आता है, एमपी खुद जुड़ा होता है किससे, जनता से। जनता से जुड़ा होता है, जनता से वोट मांगता है, और वोट मांग करके ही, या फिर आप ये कह सकते हैं विधानसभा, जिसको आप एमएलए कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट सुरेश मोदी है नीमगढ़ क्षेत्र के। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लोग जनता से सीधे जुड़े होते हैं और जनता से वोट मांगने आते हैं, ठीक है। और हम लोग इनको प्रत्यक्षतः वोट देते हैं, डायरेक्ट। ये हमारे पास डायरेक्ट आते हैं और हम इनको प्रत्यक्षतः वोट डालते हैं। एक चीज तो ये हो गई, ये तो हो गया प्रत्यक्ष, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, अपने तरीके से समझो। दूसरा है जैसे विधानमंडल, जैसे आप विधानसभा समझाता हूं एक बार आपको। विधानसभा और एक संसद, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। संसद, ये सदस्य हमारे पास आए, राज्यसभा के नहीं आते हैं, केवल लोकसभा लिखेंगे, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य हमारे पास नहीं आते हैं, हमसे चुने हुए लोग उसको डालते हैं। तो उसमें लोकसभा और संसद डाल देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ये लोग जनता से वोट मांगते, जैसे विधानसभा हमारे सुरेश मोदी आए, वोट मांगे, विधानसभा में चले गए, 200 में हम, ठीक है, इसी में सारे सदस्य हैं। अब ये लोग वोट डालते हैं राष्ट्रपति को,
राष्ट्रपति को हम वोट नहीं डालते, बल्कि हमने इनको प्रत्यक्ष चुना, हमारी तरफ से ये प्रत्यक्ष चुनेंगे, तो हमारे लिए तो ये कैसे हो गए, अप्रत्यक्ष हो गए। हमने इनको चुना है, ना कि इसको चुना है। हमने इनको चुना, इन्होंने इनको चुना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया भाई, अप्रत्यक्ष हो गए। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का अंतर समझ गए होंगे आप शायद। प्रधानमंत्री जैसे एमपी एमएलए जो होते हैं, उनके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, हमसे वोट मांगते हैं और हम इसको वोट देते हैं। जनता विधानसभा ये हो गया आपका। राष्ट्रपति के चुनाव हमारी तरफ से हमारे एमएलए एमपीज वोट डालते हैं, और ये चुनाव कहलाएंगे अप्रत्यक्ष। तो पहली चीज तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है भाई, अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। कौन सी प्रणाली है भाई, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अप्रत्यक्ष पहली चीज, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। एक चीज तो ये होगी। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्न शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं देख लो भाई। पहला, संसद के निर्वाचित सदस्य। एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, पहली चीज तो यह है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तीसरा, संघ शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अब देखो इसको समझो, आप क्या कर रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, मतलब एक निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। अब कहेंगे साहब निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होता है, यही बता रहा हूँ आपको। संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ध्यान रखें विद्यार्थियों, एक शब्द का प्रयोग किया है मैंने, निर्वाचित। अब मैं आपसे पूछूंगा कि निर्वाचित में क्या आपके जो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो आते हैं? नहीं, पहले ही शब्द का प्रयोग निर्वाचित और मनोनीत है। जो 2 लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, 12 राज्यसभा में जो कला विज्ञान
वाणिज्य, खेल, फिल्म, संगीत, इन जगत से जो चुनकर आते हैं, ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचित हो गए। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं में जितने सीटें होती हैं लगभग 99% निर्वाचित होते हैं। पर्याप्त प्रतिनिधित्व, तो जैसे जिस क्षेत्र में जैसे अगर कोई अल्पसंख्यक है उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, वैसे में राज्यपाल सदस्य मनोनीत करता है जिसका मतलब पर्याप्त जनसंख्या है और वहां उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा तो राज्यपाल करता है। तो लगभग जैसे राजस्थान में निर्वाचित है सारे 200 के 200, तो ये सदस्य भाग लेते हैं। और संघ शासित प्रदेश, अब आप कहेंगे सर 2 संघ शासित प्रदेश ही है, संघ शासित प्रदेश तो 2 ही कैसे हैं, 7 हैं और प्रेजेंट में 2 और हो गए। ठीक है, तो ये तो अभी इनको तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तो हमने जोड़े क्योंकि पुराना सिस्टम अपने पास। तो इन 7 में से कितने सदस्य, 2 ही कैसे? विद्यार्थियों जानकारी बता दूं, दिल्ली और पांडिचेरी जिसको पुदुचेरी बोलते हैं, इन दोनों में विधानसभा है, बाकी 5 में नहीं है। किस तरह? दोनों में विधानसभा बिल्कुल, या दोनों में विधानसभा है और दोनों में मुख्यमंत्री बैठते हैं, दिल्ली में भी और पुदुचेरी में भी। अब कहेंगे सर बचे हुए 5, उन 5 में एक में तो उपराज्यपाल बैठता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो, और बच गए आपके 4। ठीक है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप, ये आपका दादर नागर हवेली, ठीक है, और दमन और दीव, 4 बच गए नीचे भाई। 2 तो ये हो ही गए, एक आपका मैंने अंडमान निकोबार बता ही दिया, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। इन 4 में बैठते हैं प्रशासक, कोई विधानसभा नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए वो प्रशासक रहते हैं और वो केंद्र के अंडर में काम करते हैं। अंडर में काम ये भी करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ विधानसभा जैसी कोई चीज नहीं होती। जब विधानसभा ही नहीं होगी, जब विधानसभा ही नहीं होगी, जाहिर सी बात है, तो फिर विधानसभा के सदस्य कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए कहने का मतलब यह है 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो विद्यार्थियों, आज हमने जैसे राष्ट्रपति के बारे में समझा है कि राष्ट्रपति भारत में जो कार्यपालिका है उसके 2 रूप हैं, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो होती है वो कार्यपालिका, उसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती और शक्तियां केंद्रित होती है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था जो भारत में अपनाई गई है, ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। और ये व्यवस्था कहाँ है? इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, शक्तियां बटी होती हैं और एक ऐसी व्यवस्था बनी होती है जिसमें मतलब सब राज्य का अध्यक्ष अलग होता है और शासन का अध्यक्ष अलग होता है। तो एक चीज ये हो गई, तो ये चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति पद की योग्यताएं भी देखी है कि उस कितनी आयु होगी, कैसे होगा, ये सब हमने देखा है, पढ़ा है। इसके साथ हमने अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट फिर कल देखते हैं। जय हिंद।